नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एग्जामशाला की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नई सुबह नई उम्मीद लेकर आया है। ईश्वर करे यह वर्ष आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सफलता, खुशियों की नई शुरुआत बने। आप सबको एक बार और एग्जामशाला की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको अपनी मेहनत का परिणाम जरूर दे। साथ ही आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज एग्जामशाला का परिवार 500 सदस्यों का हो गया है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद कि एग्जामशाला के में आप सबका 500 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि ये 500 कभी 1000 और 5000 में भी परिवर्तित होंगे। आज अपने दिसंबर माह की करंट अफेयर की चौथी क्लास है। 3 क्लास हमने पहले ही कर चुके हैं साप्ताहिक करंट अफेयर में। आज चौथी क्लास आपकी रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नए सिरे से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। क्या है? रीप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? रीप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका सिरोही, दूसरा सीकर, तीसरा जोधपुर, चौथा बीकानेर। इनमें से कहां पर रीप 2026 का आयोजन किया जाएगा? वो किया जाएगा कहां पर? जोधपुर में रीप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो ये 12वां फिल्म फेस्टिवल है। कौन सा? 12वां फिल्म फेस्टिवल है, जिसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक मिराज सिनेमा जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन सा है? तो 12वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन कहां पर होगा? जोधपुर में होगा। जोधपुर में होगा। इसकी थीम की हम बात करें कि इसकी थीम क्या रहेगी, तो सिनेमा स्थान आपका लेंस आपका राजस्थान। क्या है? सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान, इसकी थीम रहने वाली है। इसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर, कौन से? कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। कौन सा? मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड इसमें दिया जाएगा। इसका आयोजन जोधपुर में होगा और 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहां बनेगा? कौन सा? राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहां पर बनेगा? जयपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। इनमें से कहां पर राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनेगा? तो कहां पर बनेगा? कोटा में बनेगा। कहां पर बनेगा? कोटा में। हम बात करते हैं तो कोटा में प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनेगा, जो कि कोटा में कहां पर बनेगा? तो श्रीनाथपुरम विकास पथ पर इसका निर्माण किया जाएगा। कहां पर? श्रीनाथपुरा, कोटा में इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत जो रहेगी वो 15 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। इसमें दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो भी दिव्यांगजन रहेंगे वो वरिष्ठ नागरिक रहेंगे, उनके सेंसर बेस्ड अनुकूल सुविधा इसमें रहेगी, जिसमें आपके टच एंड स्मेल गार्डन, ब्रेल लिपि, साउंड थेरेपी की सुविधा और पार्क समावेशी विकास का प्रतीक भी बनेगा। तो कहां पर बनेगा पहला दिव्यांगजन सेंसर बेस्ड पार्क? तो बनेगा आपके श्रीनाथपुरम, कोटा में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी रितिका तारावत का संबंध किस खेल से है? क्या है? राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी रितिका तारावत का संबंध किस खेल से है? रोल बॉल, बैडमिंटन, कुश्ती या साइकिलिस्ट। तो रितिका तारावत का संबंध किससे है? तो रितिका तारावत का संबंध है रोल बॉल से इनका संबंध है, जिन्होंने 7वां महिला और पुरुष रोल बॉल वर्ल्ड कप, जिसका आयोजन कहां हुआ था? दुबई में। कब से कब तक? 14 से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। इसमें उन्होंने भाग लिया था।
इसमें भारत की उपलब्धि ये रहेगी, भारत की महिला टीम विश्व विजेता का खिताब जीता है। किसने? भारत की महिला टीम ने इसमें विश्व विजेता खिताब जीता है। और रितिका तारावत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कहाँ की है? आपके अजमेर की है। तो रितिका तारावत का संबंध किस खेल से? रोल बॉल से है। और कहां से है? तो वो अजमेर से है। आप देख सकते हैं कि भारत ने इसमें केन्या को हराकर वर्ल्ड कप जीता है। तो रितिका तारावत का संबंध किस खेल से? तो रोल बॉल से। और कहां से? तो ये अजमेर की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत मतदाता अपने नाम की स्थिति जानने के लिए एसएमएस किस नंबर पर भेज सकते हैं? हाल ही में एसआईआर कार्यक्रम जो किया गया था, जिसके तहत मतदाताओं की सूची का अपडेट किए गए थे, उसमें अपनी स्थिति जानने के लिए मतदाता किस नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं? 112, 1947, 1950 या 1962? इनमें से किस नंबर पर एसएमएस भेजकर हम अपनी सूची में नाम की स्थिति जान सकते हैं? तो कौन सा नंबर है? तो वो है आपके 1950 नंबर पर आप एसएमएस करके अपनी नाम की स्थिति जान सकते हैं। किस पर? 1950 में। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसएमएस सेवा की अगर हम बात करें, इसकी घोषणा जो हुई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो कि कौन है? श्री नवीन महाजन, जो अपने क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। एसएमएस सेवा के उद्देश्य की अगर हम बात करें, तो मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची में नाम की स्थिति जानने की सुविधा इसमें अपने को प्राप्त होगी। प्रक्रिया को सरल और त्वरित और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। और भेजने का जो नंबर है वो कौन सा है? 1950। 1950 पे अपन एसएमएस भेजकर मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु, दूसरा रामनाथ चौधरी, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार जो प्रदान किया गया, किसको किया गया है? डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु को और रामनाथ चौधरी, दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है? निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु और रामनाथ चौधरी, दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें, डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु जो कहां से? गुजरात से हैं। और रामनाथ चौधरी आपके राजस्थान के जयपुर के रहने वाले, और क्या है? अलगोजा वादक है, जिन्होंने नाक से अलगोजा बनाने में विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तो रामनाथ चौधरी कहां से? राजस्थान के हैं, जयपुर से, और इनको डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि उदयपुर में, उसके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्र है वो पूरा पश्चिमी भारत इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो राज्यपाल जो रहते हैं अपने, वो इसके स्थायी अध्यक्ष रहते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो क्षेत्रीय लोक कला संस्कृति व विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना इसका मुख्य कार्य। किसका? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्या है? क्षेत्रीय लोक कला संस्कृति व विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना इसका कार्य। पुरस्कार किसको मिला है? तो निरंजन वल्लभ भाई को और रामनाथ चौधरी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने, कौन? कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा पोर्टल है? लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ जो किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल वित्तीय लेन देन को ऑनलाइन करना, विभागीय कार्यप्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना, तीसरा ऑप्शन है आपका न्यायालय में मामले दायर करना, और चौथा है
केवल कार्मिकों की छुट्टी का प्रबंधन करना। इनमें से लीगल ऑफिसर पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपके विभागीय कार्य प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विधि मंत्री ने, जो कि आपके कौन है, जोगाराम जी पटेल, इन्होंने लीगल ऑफिसर पटेल पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन से? लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसका एक डिजिटल पहल से प्रशासनिक कार्य होंगे सरल। ये जो पोर्टल बनाया गया है, इसके माध्यम से जो प्रशासनिक कार्य होंगे वो आसानी से हो जाएंगे। विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध होगी आवश्यक सेवाएं। इसके माध्यम से जो भी सेवाएं होगी वो एक ही मंच पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका शुभारंभ किसने किया था? कानून मंत्री जोगाराम पटेल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित सभासार पहल में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्या क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय की एआई आधारित सभासार पहल में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 20वां, 5वां, 14वां या 26वां, इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान का? तो इसमें राजस्थान का स्थान है 14वां। सभासार पहल में राजस्थान का स्थान है 14वां। इसमें देख सकते हैं आप एआई आधारित मीटिंग सारांश होगा, जिसमें हर चर्चा का सार एक जगह पर उपलब्ध होगा। क्या होगा? हर चर्चा का सार एक जगह उपलब्ध होगा। तो सभासार पहल में राजस्थान का देश में स्थान है कौन सा है? 14वां राजस्थान में स्थान है। अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कौन सा? अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? अलवर, जयपुर, बीकानेर या पाली? कहां पर किया जाएगा? इसका जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा कहां पर? जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? अटल काव्य स्मारक और लोकतंत्र उपवन का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। जयपुर में अटल काव्य स्मारक एवं अटल लोकतंत्र उपवन विकसित होंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों और साहित्यिक विरासत को समर्पित होंगे। किसको होंगे? लोकतांत्रिक मूल्यों और साहित्यिक विरासत को ये समर्पित होंगे, जिसमें ई लाइब्रेरी सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसमें ई लाइब्रेरी की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। आप देख सकते हैं कि इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई इसमें सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और कहां पर बनेंगे? तो ये बनेंगे आपके कहां पर? जयपुर में। अटल लोकतंत्र उपवन भारतीय लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अटल काव्य स्मारक काव्य एवं साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी और जीवंत केंद्र होगा। क्या होगा? काव्य एवं साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी और जीवंत केंद्र ये होगा, जिसकी स्थापना कहां पर होगी? तो जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? कहां पर? दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3, 5, 9 और 6। दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक इन्होंने जीते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने इसमें कुल 102 पदक जीते हैं। कितने? भारत ने कुल 102 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 36 तो गोल्ड हो गए, 28 सिल्वर और 38 आपके ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने कुल कितने जीते हैं? 102 मेडल जीते हैं। राजस्थान ने कितने जीते हैं? राजस्थान ने 6 मेडल जीते हैं। राजस्थान के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं। कितने? 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें तो किसने जीते हैं, तो विकास कुमार, जिन्होंने F-17 कैटेगरी भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक और तस्तरी फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो विकास कुमार ने 2 पदक जीते हैं। पहला जीता इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक और तस्तरी फेंक में रजत पदक।
हेमंत मीणा ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। एक पदक इन्होंने जीता है। किसने? हेमंत मीणा ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। तीसरा आपका प्रवीण कुमार, जिन्होंने F11 कैटेगरी में गोला फेंक में स्वर्ण पदक, तस्तरी फेंक में रजत पदक और भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जीते हैं 3 पदक। इस प्रकार राजस्थान ने कुल 6 पदक इसमें जीते हैं। विकास कुमार ने 2, हेमंत मीणा ने 1 और प्रवीण कुमार ने 3 पदक इसमें जीते हैं। इसके साथ राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत ने 102 पदक इसमें जीते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान के कितने पुलिस जिलों को हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र के लिए चयनित किया गया है? क्या है? राजस्थान के कितने पुलिस जिलों को हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र के लिए चयनित किया गया है? 3, 4, 5 और 6। तो कितने जिलों को हाईटेक साइबर फ्यूजन के लिए चयनित किया गया? तो राजस्थान के 5 जिलों को इसमें चयनित किया गया है। 5 जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के 5 जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र स्थापित होगा। कौन सा? हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र, जिसके माध्यम से बढ़ते साइबर अपराध के त्वरित तकनीक आधारित एवं समन्वित कार्रवाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में 20 हाईटेक फ्यूजन सेंटर स्थापित करेगा। कितने करेगा? केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय भारत में 20 सेंटर स्थापित करेगा, जिनमें से 5 अपने राजस्थान के शामिल है। तो कौन कौन से है? भिवाड़ी, अलवर, खेरथल तिजारा, डीग और सवाईमाधोपुर। इन 5 पुलिस जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र स्थापित किए जाए। कौन सा? भिवाड़ी, अलवर, खेरथल तिजारा, डीग और सवाईमाधोपुर। इन 5 जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डीग नगर पालिका का नया नाम क्या रखा गया है? हाल ही में कई नामों में परिवर्तन किया गया है। तो डीग नगर पालिका का नया नाम क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन है आपका भरथरी नगर, दूसरा ब्रजनगर, तीसरा राजभवन और चौथा दीपनगर। इनमें से डीग नगर का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया आपके क्या पे? ब्रजनगर इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? ब्रजनगर। किसका? डीग नगर का नाम ब्रजनगर रखा गया है। अगर हम बात करें भरथरी नगर की तो खेरथल तिजारा जिले का नाम क्या किया गया है? भरथरी नगर किया गया है। अगर हम बात करें राजभवन की तो इसका नाम परिवर्तित करके लोक भवन किया गया है। राजभवन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? लोक भवन किया गया है। खेरथल तिजारा का नया नाम क्या है? भरथरी नगर। डीग नगर का नया नाम क्या है? ब्रजनगर। और राजभवन का नया नाम क्या है? तो वह आपका लोक भवन। इस प्रकार से नाम चेंज किया गया। साथ ही एक अजमेर की फोय सागर झील का नाम भी परिवर्तित किया गया है, जिसका नया नाम क्या है? वरुण सागर। क्या है? वरुण सागर। इस प्रकार राजस्थान में कई नामों को चेंज किया गया। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक बार अवश्य याद करके जाए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? कौन सा? सक्रिय क्षय रोग का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 5 दिसंबर 2025, 15 दिसंबर 2025, 25 दिसंबर 2025, 1 जनवरी 2024 और 15 जनवरी 2025। तो सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? वो आपका 25 दिसंबर 2025 को इसका प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 25 दिसंबर 2025 को इसका प्रारंभ हुआ। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत यह अभियान 25 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। कब से कब तक? 25 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक इसका संचालित किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें, इसका उद्देश्य है टीबी के छिपे हुए मामलों की शीघ्र पहचान कर समय पर उपचार उपलब्ध कराना। जो टीबी के जो मरीज हैं
उनको पहचान कर उनको समय पर उपचार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। चिकित्सा विभाग क्षय रोग मुक्त राजस्थान के लक्ष्य हेतु कार्यरत है। ई सेतु अभियान में घर घर स्क्रीनिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? घर घर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है, कौन टीबी का मरीज है तो उसको समय पर उपलब्ध उपचार उपलब्ध करवाया जाए। लक्षित समूह के PLHIV मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कुपोषित, धूम्रपान या मद्यपान करने वाले इसमें शामिल है। कौन कौन इसमें शामिल है? लक्षित समूह में PLHIV मधुमेह रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कुपोषित, धूम्रपान या मद्यपान करने वाले इसमें शामिल है। जिसका जो शुभारंभ कब होगा? 25 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक इसका अभियान को संचालित किया जा रहा है और टीबी के मरीजों के लिए इसका घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन कहां किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या चंडीगढ़, इनमें से कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो क्या है कहां पर? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। किसका? राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन किया गया। कहां पर? जयपुर में। और इसकी हम बात करें तो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 जो कि स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट लॉ एवं डिफेंस का शुभारंभ हुआ है। क्या है? स्मार्ट हैकाथॉन फॉर इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट लॉ एंड डिफेंस का शुभारंभ हुआ है। कितना दिवसीय? 2 दिवस का है। कब से कब तक? 29 से 30 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आधुनिक चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान खोजना इसका मुख्य उद्देश्य। क्या है? खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आधुनिक चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान खोजना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर अपराध और रोकथाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और सर्विलांस इंटेलिजेंस, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ है। कब से कब तक? 29 से 23 दिसंबर 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी अस्पतालों का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करना, प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना और चिकित्सा शिक्षा का केंद्रीयकरण करना। तो इनमें से ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है आपका प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य। किसका? ई स्वास्थ्य संवाद का मुख्य उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में प्रशासन, पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने हेतु ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल स्वास्थ्य संवाद मंच शुरू किया गया है। कौन सा? ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल संवाद मंच शुरू किया गया है। यह मंच चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी हितधारकों को जोड़ने वाला समर्पित डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से त्वरित निर्णय लेने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के सहायता इसके द्वारा मिलेगी। यह जो संवाद है सप्ताह में 2 बार आयोजित किया गया। कब कब किया जाएगा? मंगलवार और गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ई स्वास्थ्य संवाद सप्ताह में कौन से दिन इसको आयोजन किया जाता है? तो मंगलवार और गुरुवार को आयोजित किया जाता है। तो ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उद्देश्य पूछ सकता है, पर साथ साथ में यह भी पूछ सकता है कि कब इसका आयोजन किया जाता है। तो मंगलवार और गुरुवार को सप्ताह में 2 दिन इसका आयोजन किया जाता है। किसका? ई स्वास्थ्य संवाद का।
केंद्र सरकार का क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल, कौन सा? क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल के तहत आपदा प्रबंधन के लिए राजस्थान के किन जिलों में लागू किया जाएगा? क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल जो है आपदा प्रबंधन के लिए राजस्थान के किन जिलों में इसको लागू किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। दूसरा भरतपुर, करौली, बारां, बाड़मेर, जालौर, अलवर। तीसरा अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। और चौथा ऑप्शन है आपका बीकानेर, दौसा, नागौर। इनमें से कौन से जिलों में क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल शुरू किया जाएगा? वो किया जाएगा कहां पर? भरतपुर, करौली, बारां, बाड़मेर, जालौर और अलवर। इस प्रकार राजस्थान के 6 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य रहेगा, सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन जैसी आपदाओं में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मॉडल कौन सा है? तो क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल। कौन सा? क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल। इसमें अगर हम बात करें भागीदारी की कि किसके सहयोग से प्रारंभ किया जाएगा, इसमें केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन सब ने के सहयोग से जिलों में इसको लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य और जिला आपदा प्राधिकरण, इन सबकी भागीदारी से इसको लागू किया जाएगा। क्षेत्र की हम बात करें कहां पर किया जाएगा, तो 20 राज्यों के 81 आपदा जोखिम वाले जिले इसमें शामिल है। कितने? 20 राज्य के 81 जिलों को आपदा जोखिम वाले जिलों में शामिल किया गया है, जिसमें से राजस्थान के कितने जिले हैं? तो राजस्थान के 6 जिले हैं। तो इसमें 6 जिलों में से प्रत्येक जिले में 20 ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। 20 राज्य है, 20 राज्य के 81 जिलों का चयन किया गया है। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के 6 जिले इसमें शामिल है और 6 जिलों में प्रत्येक जिले की 20 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 20 राज्य, 81 जिले, राजस्थान के 6 जिले और प्रत्येक जिले की 20 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा, जहां पर मॉडल के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। 6 जिले कौन से? भरतपुर, करौली, बारां, बाड़मेर, जालौर और अलवर। इन 6 जिलों में क्लस्टर आधारित ग्राम पंचायत मॉडल लागू किया जाएगा। तो राजस्थान के 6, भारत के 81 और राज्य की बात करें तो 20 राज्य और प्रत्येक जिले के 20 ग्राम पंचायतों को इस मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान के 3 खिलाड़ी जो कि अर्जुन अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। कौन कौन से? पद्मनाभ सिंह जो कि जयपुर से हैं और इनका खेल है पोलो। पोलो खेलते हैं पद्मनाभ सिंह है और कहाँ के? जयपुर के हैं। दूसरी आपके निर्मला भाटी जो कि कुचामन सिटी की, और उनका खेल है खो खो। तीसरा आपके रुद्रांश खंडेलवाल जो कि भरतपुर से हैं और इनका खेल है पैरा शूटिंग। तो इन 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है राजस्थान से। साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को मिलेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को मिलेगा। और अर्जुन अवार्ड के लिए राजस्थान के 3 खिलाड़ी को चयनित किया गया है, पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी और रुद्रांश खंडेलवाल। हाल ही में 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें कई नीतियों को लागू किया गया है। उनकी अगर हम बात करें तो राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन किया गया। कौन सी? राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति के उद्देश्य की हम बात करें तो नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना तथा नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिक त्वरित बनाना, पारदर्शी बनाना और
प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना, नवाचार, अधिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस नीति के अंतर्गत एआई सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेह, निष्पक्ष, गोपनीयता संरक्षित बनाने के साथ साथ एआई प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष इसमें बल दिया जाएगा। नीति में एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु तो स्पष्ट प्रक्रियाओं का इसमें भी प्रावधान किया गया है। तो कौन सी? राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का अनुमोदन किया गया है, जिसको 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में इसका लागू किया गया है, जिसमें एआई आधारित साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया गया है। अगली नीति की हम बात करें तो ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी दी गई है। कौन सी? ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी मिली है। यह पहल जो है प्रदेश में ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने हेतु एक अभिनव वित्तीय प्रोत्साहन आधारित तंत्र स्थापित करेगी। किसको? ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने हेतु एक अभिनव वित्तीय प्रोत्साहन आधारित तंत्र स्थापित करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जो है, जो वाउचर के रूप में ट्रेडेबल, रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप में सस्टेनेबल परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों, सस्टेनेबल बिल्डिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तथा अन्य पर्यावरणीय अनुकूल क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो कौन सी नीति है? ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी मिली है, जिसमें ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। एक और राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन इसमें किया गया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी अनफिट, पंजीकरण रहित, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त, अनुपयोगी स्वेच्छा से स्क्रैपिंग हेतु दिए गए वाहनों को चरणबद्ध रूप से स्क्रैप किया जाएगा। कितने? 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीक आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। किसमें? सड़क सुरक्षा, नई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का लाभ भी मिल सकेगा। अधिकतम 50% और 1 लाख रुपए तक इसमें छूट का प्रावधान है नए वाहनों की खरीद पर, और 15 साल से पुराने वाहनों को इसमें स्क्रैप किया जाएगा। इस प्रकार से हमने दिसंबर माह के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। तो आपके दिसंबर माह की 4 क्लास हो सकी। अगली क्लास में हम मिलेंगे जनवरी 2026 के करंट अफेयर के साथ। एक बार फिर आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप एग्जामशाला के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और डेली अपडेट भी आपको उसमें मिल जाएगा। एक बार फिर आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको अपने लक्ष्य की ओर सफल बनाए। धन्यवाद।